So today we are starting with direct and inverse proportion. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़ेंगे. चलो, नाउ इन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, सबसे पहले प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है या रेशो का मतलब क्या होता है? Sir, ratio is the comparison of two same quantities. कोई भी दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना होगा तो आई कैन यूज रेशो. No, Yes, sir, sir. they have same unit. हाँ, ऑब्वियसली सेम क्वांटिटी को कंपेयर करना है. मान लेते कि तो अच्छा, इसका मतलब ये है क्या कि अगर मैंने बोला कि रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, तो गलत हो जाएगा क्या? वो बिल्कुल गलत नहीं होगा. आई कैन राइट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. ये क्या नाम रख रखा है इसने? ASUWLFK. माय गॉड, कितना बड़ा नाम है इसका, और चाइनीज भाषा में नाम लिखा हुआ है. खतरनाक नाम है इसका. Whoever is this? चलो, हाँ. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि सबसे पहले रेशो प्रोपोर्शन सबने पढ़ा है, राइट? रेशो प्रोपोर्शन इन दी लोअर क्लासेस यू हैव अंडरस्टूड. सो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए होगा टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सो अभी स्टार्ट करते. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. हाँ ठीक है, चलो. और मैंने पहले भी बता रखा है कि एवरीवन शुड एंटर विद देयर नेम इन द क्लास. ठीक है, वो कुछ भी अजीब नाम नहीं रखने का. सो रेशो एंड प्रोपोर्शन का आइडिया एवरीवन इज हैविंग. ठीक है, तो हम जैसे रेशो कैसे लिखते हैं हम? मैंने लिखा 2:3. सो 2:3 इज नथिंग बट सेइंग मी दैट 2/3. रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज लिखा हुआ है, जैसे मान लो रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, ऐसा लिख सकते हैं. 2:3 रेशो बोल सकते हैं. ठीक है, अब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब कि दो रेशोज आर इक्वल. अगर मुझे दो रेशोज को इक्वल दिखाना है तो आई यूज द साइन ऑफ प्रोपोर्शन. जैसे मतलब देखो, अगर मैंने लिखा रेशो, इफ आई राइट द रेशो, लेट्स से 15/15:20. ठीक है, 15:20 को आई कैन राइट एज 15/20. नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग, इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं ना, 3/4. दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ राइटिंग 3/4. ठीक है, सो द टू रेशोज आर इक्वल. मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैंने 15/20 लिखा और 3/4 लिखा, इट्स द सेम थिंग. इवन इफ आई राइट 15/20 और 3/4, सो उसको लिखने का मतलब कैसा है कि 15:20 लिख सकते हैं हम उसको, एंड देन वी गिव 4 डॉट्स. ये 4 डॉट्स आ गए, एंड देन वी राइट 3:4. करेक्ट? यस. नाउ व्हाट इज दिस साइन रिप्रेजेंटिंग? ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस साइन रिप्रेजेंट्स सेम एज, ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि दैट 15:20 इज सेम एज 3:4. इसको ऐसा पढ़ सकते हैं हम, 15:20 इज सेम एज 3:4. दैट इज द आइडिया ऑफ प्रोपोर्शन. ठीक है, नाउ हमें, मैं प्रोपोर्शन पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा. व्हाट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, चलो. सो विल स्टार्ट विथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझेंगे, देन विल गो टू इनवर्स प्रोपोर्शन. अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, इसको एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. तो व्हाट वी विल डू इज कि विल ट्राई, प्रोपोर्शन में अपन वी आर गोइंग टू कंपेयर टू क्वांटिटीज. ठीक है, दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन होना है, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट कंपैरिजन कि वो डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने क्या बोला कि आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि मान लेते हैं कि आई वांट टू परचेस पेन्स. ठीक है, मैंने बोला कि कॉस्ट ऑफ वन पेन इज लेट्स से ₹5. ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि, भैया फोन में देख लेंगे लो. अरे अरे अरे, म्यूट करना. मुझे क्यों चिल्ला के बता रहा है? म्यूट कर ले.
इतना जोर से चिल्लाया वो। ठीक है, चलो। So I said cost of one pen is ₹5. If I want to buy, let's say if I want to buy मतलब BUY, if I want to buy, देखो अभी समझ में आएगा सबको। अरे यार अभी भी क्लास में आए जा रहे, दिस इज डिस्टर्बिंग। if I want to buy let's say 5 pens, ठीक है, what is the cost, ये पूछ लिया मैंने। 25. ठीक है, हाँ 25. पता है मुझे, एवरीवन कैन टेल मी, वो आंसर मत मुझे बताओ, पता है मुझे, बता सकते हो एवरीथिंग। ठीक है, सो आइडिया ओवर ये क्या है कि मेरे पास दो क्वांटिटीज है, एक तो पेन है, नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, आई कैन से दैट आई एम कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, वन इज नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है, एंड दी कॉस्ट या टोटल प्राइस वॉट एवर इट इज, टोटल कॉस्ट ऐसा बोल सकते हो उसको। ठीक है, नाउ अगर मैंने एक पेन खरीदा तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, ₹5। इफ आई बाय 5 पेन्स व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, आपने बता दिया, दैट हैज टू बी 25। नाउ लेट्स से इफ आई बाय 10 पेन्स तो कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ, कॉस्ट विल बी इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है, फिर अगर मैंने 15 पेन्स बाय किए देन द कॉस्ट विल बी इक्वल टू 15 इंटू 5, 75 रुपीज। सो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एज एंड व्हेन, अगर मैं इसको ऐसा समझते हैं अपन अभी कि जैसे जैसे मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ पेन्स खरीदने हैं वो बढ़ा रहा हूँ, तो टोटल प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ पेन्स आई वांट टू बाय, तो टोटल प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, सो आइडिया ओवर हियर इज कि इफ आई इंक्रीज the number of pens I want to buy, the cost is also increasing। तो मैं देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, as and when I am increasing the number of pens, the total cost is increasing। दिख रहा है तुमको कि मैंने एक पेन खरीदा तो ₹5 लगे, 5 पेन खरीदेंगे तो 25 रुपीज लगेंगे, 10 पेन खरीदेंगे तो 50 रुपीज लगेंगे, 15 पेन्स खरीदेंगे तो 75 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही मुझे ज्यादा पेन्स बाय करने होंगे तो आई हैव टू पे मोर। तो अगर मैंने नंबर ऑफ पेन्स को बढ़ा दिया तो कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि वी कॉल दिस एज डायरेक्ट वेरिएशन। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन कैसे कि अगर मैंने एक क्वांटिटी को बढ़ाया तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जा रही है। जैसे यहाँ पे अगर मेरे को पेन ज्यादा खरीदने तो आई हैव टू पे मोर। ठीक है, सो व्हाट आई कैन से इज कि नाउ आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, सिंपल सा डेफिनेशन है फॉर डायरेक्ट वेरिएशन। आई कैन से दैट इफ वी इंक्रीज, अच्छा ऐसा लिख लेते, इफ, अब बढ़ाने का मतलब घटाने से भी होगा। अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो एक को घटाऊंगा तो दूसरी भी घटेगी। अगर इस तरह का वेरिएशन होगा, इस तरह का रिलेशन होगा दो क्वांटिटीज में, दैट विल बी डायरेक्ट रिलेशन। सो इफ अ क्वांटिटी, if an increase or decrease, क्या लिखा मैंने, इंक्रीज या डिक्रीज, if an increase or decrease in one quantity causes increase or decrease, अगर इंक्रीज हुआ है तो दूसरे में भी इंक्रीज हुआ, अगर पहले वाले में डिक्रीज हुआ है तो दूसरे में भी डिक्रीज हुआ। if an increase or decrease in one quantity causes increase or decrease in other quantity, then it is a direct variation, direct variation, direct proportion, meaning the same thing। अब जो भी क्वेश्चन आएगा या जो भी एग्जांपल आएगा तो उसमें इट वोंट बी रिटन कि यार ये डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन है। अगर दे दिया तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, और अगर नहीं दिया रहा तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, सो नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग दी डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, कि अगर एक क्वांटिटी को मैंने बढ़ाया तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर मैंने एक को घटाया तो दूसरी भी घटनी है। सो the two quantities are related in a sense कि increase in one causes increase in the other। ठीक है, तो now what I can understand, अगर mathematically I want to write this, if I want to write this,
I say that if x and y are in direct variation or proportion, whatever you want to say. I am writing variation because variation word मुझे अच्छा लगता है. So if x and y are in direct variation, then I can say that कि x would be proportional to y. क्यों proportional to y बोला? Because increase in x will cause increase in y, increase in decrease in x will cause decrease in y. Or I can say like this, ये बोलने से अच्छा I can say that the quantity x upon y remains constant. Or I can say that the quantity x upon y remains constant. समझ में आ रहा है क्या? You should relate with the example we did. तो यहाँ पे अगर मैं इसको x बोलूं, इसको y बोलूं, so you can see that कि x upon y is constant. x upon y is constant. देखो तुम, अगर तुम इसी एग्जांपल में x upon y कैलकुलेट करोगे, let's calculate that x upon y. x upon y कितना हो जाएगा? In this case it would be 1/5. फिर कितना आएगा? 5/25. फिर कितना आएगा? 10/50. फिर कितना आएगा? 15/75. So you can see this is 1/5. ये भी 1/5 के इक्वल है. This is also 1/5. This is also 1/5. So if two quantities are in direct variation, so two quantities I'm talking about x and y, तो जो रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज होगा दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये तो बहुत इजी हो गया समझने के लिए. तो इसका मतलब अगर मान लो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इफ आई हैव x अपॉन y इक्वल टू कांस्टेंट, तो मैं लिख लेता हूं इसको यहाँ पे दैट x अपॉन y इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, सो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली? वी कैन राइट दिस एज कि मान लेते हैं क्वांटिटी x को x1 एक है, सो x1 अपॉन y1 विल बी इक्वल टू x2 अपॉन y2. ये क्या लिखा मैंने कि क्वांटिटी x मान लेते हैं कि दो वैल्यूज पता है मुझे, एक x1 पता है, दूसरी y1 पता है, x2 पता है, और करस्पॉन्डिंग टू y आई नो y1 एंड y2. सो x1 अपॉन y1 शुड बी इक्वल टू x2 अपॉन y2. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन. ठीक है, चलो नाउ ये अगर हमें समझ में आता है, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. हम क्या करते हैं, विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. ठीक है, सो आई विल टेक अ क्वेश्चन. सी, एक मिनट रुक जाओ बस, आई विल राइट द क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Everybody can see the question. ठीक है, so what does the question says? The question is saying that if a car एक कार दे रखी है मुझे. हाँ, तो question is that if a car covers 75 kilometer in 3 hours, how much it travels in 5 hours? तो अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटीज देखो तो किस किस को कंपैरिजन किया जा रहा है? इट इज द comparison between distance and time. It is the comparison between distance and time. So अगर अच्छा, it is assumed that speed is constant, so that is not a thing to be worried about. Speed is constant. तो मुझे क्या लिखा है यहाँ पे कि देखो ये डिस्टेंस है एंड टाइम है. ठीक है, टू क्वांटिटीज. सो 75 किलोमीटर कैन बी कवर्ड इन 3 आवर्स. ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज x क्वांटिटी, दिस एज y क्वांटिटी. ठीक है, जो x और y हमने ऊपर रिलेट किया. सो अगर मेरा टाइम बढ़ जाएगा तो आई कैन कवर मोर डिस्टेंस. सो इफ टाइम इज इंक्रीज्ड तो माय डिस्टेंस कवर्ड विल बी मोर. सो एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है. सो दिस इज अ डायरेक्ट वेरिएशन व्हिच आई नीड टू अंडरस्टैंड. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि अगर 5 घंटे में ट्रैवल करूंगा तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? लेट्स से दैट इज x2. ठीक है, सो व्हाट इज द आइडिया कि x1 अपॉन y1 would be equal to x2 upon y2. इसका यूज करो. what is x1? x1 is 75. what is y1? 3. what is x2? we are supposed to calculate. what is y2? that is 5. ठीक है, so from here you can see this is 3 1 जा 3 25 जा. so x2 will be equal to 125 kilometers. as simple as that. there is nothing very difficult over here. हाँ, चलो
ठीक है. Now let's take another example. Again a very easy example. Now understand this. इसको समझते हैं. क्या लिखा हुआ है? If the wages of 15 workers for 6 days are rupees this much. If the wages of 19 workers, find the wages of 19 workers for 5 days. Now सोचो कैसे करेंगे. Sir, your voice is not coming. My voice is not coming. Are you sure? आवाज नहीं आ रही है मेरी. Let me stop the video. वो bandwidth का issue हो सकता है. Yes. आ रही है Sir, अभी आ रही है. आ रही है. हाँ ठीक है, आ रही है. तो you think about this question. इसमें देखो, what are the quantities we are trying to compare? The quantities we are trying to compare is wages and workers. Wages and workers. So based on that you are supposed to think कि कैसे करेंगे इसको. Yes. Anyone with the answer? Sir, 9975. 9975 is one answer I am getting. 9975. Yes, that is correct. तो देखो इसको कैसे सोचना है हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि दी नंबर ऑफ, जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतनी ज्यादा वेजेस होंगे. अगर वर्कर्स कम हो गए सो देयर विल बी लेस वेजेस. तो तुम यहाँ पे क्या करो, सी यू हैव वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स. कितना दे रखा है? फॉर 6 days. This is for 6 days, right? How much that is for 6 days? That is equal to 9450. ठीक है. So from here what do you do is you calculate wages of one worker for 6 days. ठीक है. Wages of one worker. ठीक है. For 6 days. तो this is very easy to calculate. ये किसके equal होगा? 15 into 6 by 9450 by 15. 9450 by 15. That will be the wages of one worker for 6 days. ठीक है. चलो. Now yes, just a minute. एक मिनट रुक जाओ. वॉइस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? एक मिनट रुको. देयर इज लैपटॉप हैंग हो चुका है. जस्ट वेट फॉर 1 minute. हाँ. सो हियर व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि देयर आर 3 क्वांटिटीज. एक तो वेजेस है, वर्कर्स है एंड डेज है. तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम कैलकुलेटिंग एक वर्कर का एक दिन का वेजेस कितना होगा. ठीक है. तो यहाँ पे 15 वर्कर्स का 6 दिन का वेजेस दे रखा है मुझे, तो मैंने एक वर्कर का निकाल लिया. देन आई एम कैलकुलेटिंग वेजेस ऑफ वन वर्कर फॉर 1 day. एक दिन के लिए कितना होगा? That will be equal to 9450 upon 15 into 6. इसको ऐसे रहने दो, डोंट कैलकुलेट इट. ठीक है, ये हो गया.
नाउ व्हाट आई वांट इज, यहाँ पे मुझे अभी तक ये पता चला कि एक वर्कर का एक दिन का वेज कितना होगा. आई वांट टू कैलकुलेट वेजेस फॉर 19 वर्कर्स फॉर 5 days. तो नाउ आई कैन राइट वेजेस ऑफ 19 वर्कर्स. ठीक है, 19 वर्कर्स फॉर हाउ मेनी डेज. वन डे के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं पहले. फॉर वन डे इट विल बी इक्वल टू 9450 अपॉन 15 इंटू 6. एक वर्कर का एक दिन का यहाँ लिखा हुआ है, इसको 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट फॉर 19 वर्कर्स. नाउ व्हाट यू डू इज कि वी वांट 19 वर्कर्स का वेजेस फॉर 5 days, तो इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दो. ऐसे भी समझ सकते हैं हम क्वेश्चन को. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि यहाँ पे हम इस तरह से भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि 19 वर्कर्स का 5 days का वेजेस हो जाएगा 9450 अपॉन 15 इंटू 16 इंटू 19 ऑलरेडी है एंड इंटू 5. नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. एंड देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, ये 5 ये 3 और करोगे सिंप्लीफिकेशन तो आई थिंक ये आ जाएगा 9975 रुपीज 9975. सो अगर तीन क्वांटिटीज दे रखी होगी सो दिस इज हाउ आई कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन. चलो नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. डायरेक्ट वेरिएशन में और एक लेते हैं. डायरेक्ट वेरिएशन का और एक एग्जांपल लेते हैं एंड देन विल गो टू इनवर्स वेरिएशन. Okay, so the question is the cost of 5 meters of a particular quality of cloth is rupees 210. ठीक है, tabulate the cost of rupees the cost of 2, 4, 10 and 13 meters of cloth of same type. ठीक है, this is the question of same type. चलो, so the questions क्या बोल रहा है अभी. This is again an easy question. This question says that you have been given the cost of 5 meters of a particular quality of cloth. ठीक है, तो you have cost and you have the what you say the हम इसको बोल सकते हैं कि क्या बोले इसको, लेंथ बोल देते, लेंथ ऑफ क्लॉथ. सो वन क्वांटिटी इज लेट्स से लेंथ ऑफ क्लॉथ. Let's call this as x quantity and then you have cost is how much, let's say y. तो I can in the table form I can make it like this. ठीक है, चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो ये मैंने टेबल फॉर्म में बना दिया इसको. मुझे क्या गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स, तो 5 मीटर मतलब दिस वैल्यू इज 5 मीटर का कॉस्ट कितना दे रखा है, इट इज 210. नाउ इफ आई increase the length, if I increase the length what will happen, the cost will also increase and if I decrease the length the cost will decrease. So अगर मैं इसको increase करूंगा तो ये भी increase होगा, अगर इसको decrease करेंगे तो ये भी decrease हो जाएगा. easy enough to understand. ठीक है, तो मुझे अब देखो अगर इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म में ही लिखना है हमें तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 ओवर हियर मैं क्या कर देता हूँ, आई विल डिवाइड दिस. व्हाट आई वांट इज 2, 4 देन 5 लिख लेते 10 एंड 13. सो लेट्स राइट इट नाउ 2, 4, 5, 10 एंड 13 इन द इंक्रीजिंग फॉर्म आई एम राइटिंग. तो यहाँ से देख सकते हो तुम इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है. अब मुझे 5 का कितना दे रखा है 210 and these values y1 y2 इसको बोल देते हैं y4 and y5 I am supposed to calculate. now मुझे ये पता चल गया क्वेश्चन को पढ़ के कि this is a direct variation. तो direct variation है मतलब x and y, x upon y will be equal to constant. ये constant होगा. now since x upon y is constant तो what I can write that x1 upon y1 is equals to x2 upon y2. This will be equal to x3 upon y3
equal to x4 upon y4 is equals to x5 upon y5. Everything will be equal. x1, x2, x3 क्या है? This is x1, x2 and up to x5. Now हमें कौन सा रेशो पता है? We know the ratio x3 upon y3. This ratio is known to us. ठीक है, तो उसका यूज कर लेंगे. So x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? x1 की वैल्यू दे रखी है 2. So 2 upon y1 is equals to 4 upon y2 is equal to x3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 and this is divided by 210 and यहाँ पे आ जाएगा 10 upon y4 is equals to 13 upon y5. Now what you can do is तुम इसको solve कर सकते हो y1 निकालने के लिए. Then you can solve this to get y2. Similarly इसको और इसको solve कर सकते हो. तो simultaneously we'll solve. So now what I can say is that 2 upon y1 ये किसके इक्वल होगा? This will be equal to 5 upon 210. तो यहाँ से मुझे y1 कितना मिलेगा? That will be 2 into 210 divided by 5. So this is 5 1s are 5 4s are 21 2. So that is equal to 42 into 2 is 84. So the cost of 2 meter cloth is 84 and you can verify कि जब मुझे 5 मीटर का कॉस्ट 210 दे रखा था तो 2 मीटर का कम होना चाहिए था. तो yes, that is lesser. ठीक है. Now we can also say that 4 upon y2 this will be equal to 5 upon 210. So from here I get the value of y2. ये यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दो. दैट शुड बी 42. सो 4 into 42 this is 168 rupees. And similarly y3 and y4 value, sorry y4 and y5 value you can get. So I think y4 will be equal to कितना आ रहा है y4? y4 is equals to 420 and y5 is equals to 546. yes, ठीक है. So this is my answer. I hope this is very easy to understand. So this is direct variation. Very easy to understand कि अगर एक quantity बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी and if one is decreasing the other will also decrease. Now let's come to the understanding of inverse variation. ठीक है, अब inverse variation समझे. अभी inverse variation बताने के बाद we'll do different types of question. मतलब वो time and work वाले questions and टैंक एंड पाइप के क्वेश्चंस वो सब करना है हमें आगे. ठीक है, सो डोंट वरी. सबसे पहले इनवर्स वेरिएशन पढ़ लिया मैंने अभी. अब देखो इनवर्स वेरिएशन में क्या है. जैसे मैंने डायरेक्ट वेरिएशन में समझा है कि इफ एन इंक्रीज इन वन कॉजेज इंक्रीज इन दी अदर, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इनवर्स कि अगर एक को बढ़ाता हो तो दूसरा घट जाएगा. सो पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ दैट इफ एन इंक्रीज in one quantity results in, चलो इंक्रीज लिखो या यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं. ओके, आई विल राइट इट प्रॉपरली. इफ एन इंक्रीज और डिक्रीज, if an increase or decrease in a quantity results in, इंक्रीज हुआ तो उसको दूसरे को डिक्रीज होना पड़ेगा. रिजल्ट्स इन डिक्रीज और अगर ये डिक्रीज हुआ होगा तो इसको इंक्रीज होना पड़ेगा. रिजल्ट्स इन डिक्रीज और इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी, देन इट इज अ inverse variation. ठीक है, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई शुड हैव. ओके, अब द सेम थिंग इफ यू गो टू डायरेक्ट वेरिएशन, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था. देखो डायरेक्ट वेरिएशन मैंने ये समझाया था कि x और y को कैसे रिलेट करेंगे. सो हियर आल्सो आई विल डू द सेम थिंग कि मान लेते हैं कि इफ x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन और इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, तो अब डेफिनेशन से क्या पता है मुझे कि x को बढ़ाऊंगा तो y घटना चाहिए. तो इसका मतलब आई कैन राइट इट लाइक दिस दैट x इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y. x इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y. और इसको हम लिख सकते हैं दैट x इंटू y क्वांटिटी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट.
कि अगर x और y इनवर्स वेरिएशन में है तो x और y का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर मैं डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहा हूं, मतलब x और y कांस्टेंट के इक्वल है, सो आई कैन से दैट x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 इज इक्वल्स टू x3 y3 एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर x और y इनवर्स वेरिएशन में है तो x इंटू वाई विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल से समझने की ज्यादा जरूरत है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं अभी और एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं। अगेन अ वेरी इजी एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक एंड देन विल अंडरस्टैंड, ठीक है। जस्ट अ मिनट। So example is, चलो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा that if 40 men can do a piece of work in, let's say 70 days, then in how many days, how many days 28 men will do it, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटीज है, एक तो नंबर ऑफ मेन है एंड द अदर क्वांटिटीज इज नंबर ऑफ डेज। सो आई हैव नंबर ऑफ मेन एंड आई हैव नंबर ऑफ डेज, ठीक है। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्वेश्चन में वेदर इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन और इट इज एन इनवर्स वेरिएशन। तो समझो इसको, अभी क्या करना है हमें कि अगर मैंने नंबर ऑफ मेन बढ़ाए, इसको ऐसा सोचो कि अगर मैंने नंबर ऑफ मेन बढ़ा दिए, एक काम करने के लिए मेरे को दे रखा है कि 40 लोग 70 दिन में काम कर सकते हैं, तो अगर मैंने लोग बढ़ा दिए तो उसी काम को करने के लिए कम दिन लगेंगे। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, ये समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में कोई लिख के नहीं देगा आपको डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन है। सो इफ द नंबर ऑफ मेन आर इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ डेज विल डिक्रीज। या उल्टा सोचो कि अगर मैंने नंबर ऑफ मेन को घटा दिया, इफ आई डिक्रीज द नंबर ऑफ मेन देन द नंबर ऑफ डेज विल इंक्रीज। तो एक को बढ़ाने से दूसरा घट रहा है या दूसरे को बढ़ाने से अगला वाला घट रहा है, ठीक है। सो दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन, दैट इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग आई शुड हैव, दिस इज इनवर्स वेरिएशन। अब अगर ये इनवर्स वेरिएशन है तो देखो यहाँ पे रिलेट करो इसको, लेट्स कॉल दिस एज क्वांटिटी x एंड द अदर क्वांटिटी एज y, ठीक है, अदर क्वांटिटी एज y। नाउ सो हम क्या लिख सकते हैं कि 40 मेन को हाउ मेनी डेज इट इज टेकिंग, 70 डेज, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है कि इन हाउ मेनी डेज 28 मेन कैन डू, तो 28 मेन को लेट्स से y2 डेज लगेंगे। सो व्हाट वाज द लॉजिक, द लॉजिक वाज कि x into y is equals to constant, so I can write x1 y1 is equals to x2 y2। अब इसको x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 को करने का मतलब क्या है कि तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि तुम यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, और जब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जब डायरेक्ट वेरिएशन था तो यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, है ना। देखो डायरेक्ट वेरिएशन में यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, वही किया है मैंने यहाँ पे, डायरेक्ट वेरिएशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इनवर्स वेरिएशन में डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ऐसा भी समझ सकते हैं अगर किसी को समझ में आता है तो। सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 40 इंटू 7, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 28 इंटू y2। तो यहाँ से y2 आ जाएगा 40 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 28। तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 जा, 7 10 जा, 4 1 जा एंड 4 10 जा, ठीक है। सो हाउ मेनी डेज इट इज कमिंग, अरे मैंने गड़बड़ कर दिया कुछ, नहीं सही तो किया है मैंने, हाँ। सो y2 इज इक्वल टू हाउ मेनी, 100 डेज। सो हाउ यू आर गेटिंग 49 डेज, किसने 49 डेज बोला था, हाँ वो पहले किसी ने बोला था 49 डेज, यस। सो दैट इज रॉन्ग, दिस इज द आंसर कि दैट 28 men will take 100 days to complete the work, ठीक है। सो
नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन या प्रोपोर्शन, मुझे क्या समझ में आना चाहिए? मुझे सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि इस चैप्टर में क्वेश्चन करने के लिए कि इफ देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन और एन इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। नाउ इजी इजी एग्जांपल नहीं करते, विल टेक लिटिल डिफरेंट एग्जांपल्स। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे दैट अ फोर्ट हैज enough food for 720 soldiers, ठीक है, for 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 35 days, for 35 days. if after if after 5 days, if after 5 days 120 soldiers leave the fort, ठीक है, how long question is how long will the food last now, ठीक है। चलो नाउ अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, फिर विल अंडरस्टैंड। सबसे पहले आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड। तो अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, अ फोर्ट हैज इनफ फूड फॉर दिस मेनी सोल्जर्स फॉर दीज मेनी डेज, तो एक सोल्जर्स है और एक नंबर ऑफ डेज है। सो by looking at the question I identified that two quantities to be compared are number of soldiers and number of days, वो लिख लिया मैंने यहाँ पे, number of days, ठीक है। now क्या दे रखा है कि if there are a fort has enough food for 720 soldiers for 35 days. If after 5 days 120 soldiers leave the fort, ठीक है, 120 soldiers have left the fort after how many days? After 5 days. So I can say that the food is basically, the idea is कि जो food बचेगा, the remaining food, it should be sufficient for 720 soldiers, right? है ना? And what it is given कि after 5 days 120 have left, so I can say that if the number of soldiers are 720, then number of days I have is 30 days. 720 soldiers के लिए the food available is for 30 days, that is that much days are sufficient. 35. No, 35 days. after 5 days identify it, that is what I'm trying to say कि जितने ज्यादा देखो, the idea is after 5 days 120 soldiers have left. So देखो क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ोगे तो you'll get the idea कि the fort has enough food for soldiers for 35 days. 35 days के लिए the food was sufficient. But the question is saying कि 5 दिन के बाद 120 सोल्जर भाग गए, 120 सोल्जर खत्म हो गए। तो अब तुम इसको ऐसे समझो कि अगर 5 दिन के बाद 120 सोल्जर भाग गए तो इसका मतलब इफेक्टिवली आई हैव 30 डेज। तो 30 डेज के लिए 720 सोल्जर्स के लिए फूड अवेलेबल होगा, ऐसा करना पड़ेगा। और पूछा क्या है कि ये जो 5 दिन के बाद 120 लोग चले गए हैं, सोल्जर्स चले गए, तो उन जो बचा हुआ फूड होगा वो कितने दिन तक रहेगा। तो मेरे पास अभी सोल्जर्स कितने बचे? 600। अब इस 600 सोल्जर्स के लिए मेरे पास कितने दिन तक फूड होगा, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नो 60 डेज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो एंड देन ट्राई टू रिलेट टू इट, ठीक है। तो
आई शुड अंडरस्टैंड कि जो लोग बचे हैं दैट इज 600 एंड द प्रोविजन वाज फॉर 720 सोल्जर्स। ठीक है, देखो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, सबसे पहले वेरिएशन क्या होगा, डायरेक्ट हो या इनवर्स होगा, वो तो समझ में आ रहा है कि इफ आई इंक्रीज नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो जो फूड बचेगा वो कम दिन के लिए बचेगा, तो सोल्जर्स को बढ़ाऊंगा तो दिन कम हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स को डिक्रीज करूंगा तो नंबर ऑफ डेज जो फूड बचेगा दैट विल बी इंक्रीज्ड, राइट, दैट इज द आइडिया। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो रिमेनिंग फूड है, ठीक है, तुम इसको ऐसा सोचो कि जो रिमेनिंग फूड है, मैंने क्या बोला, अ फोर्ट हैज इनफ फूड फॉर 720 सोल्जर्स फॉर 35 डेज, लेकिन 5 दिन के बाद की बात हो रही है, तो मुझे इफेक्टिवली क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि 5 दिन के बाद 30 दिन बचे, तो 30 दिन का में जो खाना है वो 120 सोल्जर्स भागने के बाद 600 सोल्जर्स के लिए कितने दिन तक मैं चला सकता हूँ। तो मुझे कंपेयर जो 720 सोल्जर्स का खाना होगा वो हैव टू कंपेयर विद 30 डेज, है ना, क्योंकि 5 दिन के बाद की बात हो रही है। सो नाउ आई अंडरस्टूड दैट इट इज एन इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन है तो इसका मतलब मैंने अभी बताया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लेट्स से दिस क्वांटिटी इज x, दिस क्वांटिटी इज y, तो इसको मैंने y2 बोल दिया। सो आई कैन से दैट, इसको y2 क्यों बोलना, y बोल दिया मैंने। सो 720 इंटू 30 इज इक्वल टू 600 इंटू y। सो कितना आ जाएगा y यहाँ से, दिस इज 720 इंटू 30 अपॉन 600, तो ये 0 0 0 3 1 2 और 36। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 36 डेज। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन बट यू कैन अंडरस्टैंड। चलो देखो, अभी सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ, रुको अभी डिफरेंट करके। चलो अभी इसको समझो। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो, इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, देन विल डिस्कस दिस। क्या लिखा है क्वेश्चन में, दैट 6 oxen और 8 cows कैन ग्रेज द फील्ड इन 28 days. How would 9 oxen and 2 cows, how many days, ठीक है, would 9 oxen and 2 cows take to graze the same field? This is the question. सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है 6 oxen और 8 cows, तो वो यहां से क्या बोलना चाहता है, मैं हिंट दे देता हूं कि दैट 6 oxen आर इक्विवेलेंट टू 8 cows, क्योंकि उसने और लिखा हुआ है ना कि 6 oxen या 8 cows क्या कर सकते, दीज कैन ग्रेज द फील्ड इन 28 days, तो वो 28 डेज लगाएंगे। हमें क्या निकालना है, हाउ many days would 9 oxen and 2 cows take to graze the field? तो तुम इसको सबसे पहले कितने ओजन होंगे या कितने काउज होंगे ये निकाल लो। तो यहां से तुम्हें क्या पता चल रहा है, यहां से तुम्हें ये पता चल रहा है कि 1 ओजन इज करस्पॉन्डिंग टू 8/6 काउज, ऐसा बोल सकता हूं मैं। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट 4/3 काउज। तो अगर मुझे 9 और 2 काउज चाहिए ना, 9 ओजन एंड 2 काउज, सो व्हाट आई कैन से इज कि, चलो अभी बता रहा हूं मैं तुमको कि दिस वुड बी 9 oxen is equivalent to, किसके इक्विवेलेंट होगा, 9 इंटू 4/3 काउस। ठीक है, 4/3 काउस, सो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 12 काउस। तो अब मैं 12 काउस बोलूं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस, सो आई कैन नाउ से दैट कि नाउ 9 oxen प्लस 2 काउस इज इक्विवेलेंट टू, 9 oxen का मतलब 12 काउस, सो 12 प्लस 2 काउस दैट इज इक्वल टू 14 काउस। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन को रिलेट करो, डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन है। अभी तो मैंने क्या किया, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दिख रहे थे, मैंने उनको एक में कन्वर्ट कर लिया। वो कहां से किया, वो क्वेश्चन में गिवन डेटा के हिसाब से। नाउ आई हैव नंबर ऑफ काउज
and then I have number of days. These are the things to be compared. Yes, I can definitely repeat. See, I can definitely repeat, don't worry. मुझे पता है नहीं समझ में आएगा तो I'll explain. तो ये कितना दे रखा है, 8 cows 28 days. मैं बता रहा हूँ अभी फिर से, ठीक है. एंड हाउ व्हाट आई वांट इज 14 cows हाउ मेनी डेज. ठीक है, देखो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वन मोर टाइम. कि क्वेश्चन सेज कि 6 oxen और 8 cows, 6 oxen और 8 cows. तो और का मतलब क्या होता है, या तो 8 cows या तो 6 oxen. दोनों में से कुछ एक क्या कर सकते हैं, दे कैन ग्रेज द फील्ड इन 28 days, है ना. 28 days में एक फील्ड को ग्रेज कर सकते हैं. ग्रेज मतलब लेवल कर सकते हैं, जो भी है, दैट इज अ टाइप ऑफ वर्क. तो मुझे यहां से समझ में यह आना चाहिए कि मैं काउज और ऑक्सन दोनों को साथ में लेके नहीं चल सकता हूं, मुझे एक में कन्वर्ट करना होगा. क्योंकि मुझे पूछा क्या है कि 9 ऑक्सन एंड 2 काउज, 9 ऑक्सन एंड 2 काउज पूछा हुआ है. तो 9 ऑक्सन एंड 2 काउज को साथ में तो कंपेयर नहीं करूंगा. तो मैंने क्या किया, ऑक्सन को काउज में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, कि एक ऑक्सन का एग्जैक्टली कितना काउज हो सकता है. तो वो रिलेशन यहां से निकाला मैंने कि क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से कि 6 ऑक्सन और 8 काउज एक ही बात है. और लिखा हुआ है ना, और मींस दिस मच. तो फिर अगर ऐसा है तो एक ऑक्सन का मतलब कितना हो जाएगा, 4/3 काउज. ये समझ में आना चाहिए. एक ऑक्सन का मतलब 4/3 काउज हुआ. अब मुझे क्या कंपेयर करना है, मेरे पास है 9 ऑक्सन एंड 2 काउज. तो 9 ऑक्सन का मतलब क्या हुआ, 9 इंटू 4/3 काउज. क्यों 4/3, क्योंकि एक ऑक्सन का मतलब 4/3 काउज हुआ, तो 9 ऑक्सन का मतलब 4/3 काउज हो जाएगा. 9 इंटू 4/3 दैट इज 12 नंबर ऑफ काउज. ठीक है, अब 9 ऑक्सन प्लस 12 काउज को काउंट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 14 काउज. अब देखो समझ में आया क्या. हाँ, अब अगर समझ में आया तो फाइनली मैंने क्या किया कि काउस को रखा पिक्चर में और नंबर ऑफ डेज. तो अब अगर मैं नंबर ऑफ काउस को बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, घट जाएंगे. जितने ज्यादा काउस होंगे काम करने के लिए उतने कम दिन लगेंगे काम खत्म करने को, और जितने कम काउस होंगे उतने ज्यादा दिन लगेंगे. तो दैट इज द इनवर्स वेरिएशन वी आर हैविंग. तो इनवर्स वेरिएशन में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इनवर्स वेरिएशन में, और डायरेक्ट वेरिएशन होता तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो इसको मैंने बोल दिया y. सो दिस इज 8 इंटू 28 इज इक्वल टू 14 इंटू y. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 8 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 14. 14 1 जा 14 2 जा, दैट इज इक्वल टू 16 days. y इक्वल टू 16 days. ठीक है, सो दिस इज माय आंसर. चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम क्या करेंगे, नाउ विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन. देखो अभी देयर आर 2 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. ठीक है, वन इज टाइम एंड वर्क, एक हो गया टाइम एंड वर्क. ठीक है, जो तुमको मिलेंगे. एंड द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर पाइप्स एंड सिस्टम्स. पाइप्स एंड सिस्टम. ठीक है, तो ये तो अपन नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, उतना टाइम नहीं अपने पास. अगर टाइम एंड वर्क समझ में आ गया तो पाइप्स एंड सिस्टम अपने आप समझ में आ जाएगा. तो पहले अपन इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स. ठीक है, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स. तो इसको करने के लिए कुछ चीजें पहले पता होनी चाहिए, पहले उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखो व्हाट यू शुड बी नोइंग इज कि, एक मिनट, अगर टाइम एंड वर्क समझ में आ गया सो देन यू विल अंडरस्टैंड पाइप्स एंड सिस्टम्स आल्सो. ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, सो टाइम एंड वर्क में द फर्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, सपोज टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम का मतलब क्या कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक वन पर्सन कैन कंप्लीट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन दीज मेनी डेज एंड सो ऑन. तो
तो उसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट सपोज ध्यान से सुनना, ये सपोज ए कैन फिनिश, ए इज अ पर्सन, ए कैन फिनिश अ वर्क इन n days, इन n number of days। मैंने क्या बोला कि A कैन फिनिश अ वर्क इन n days, तो देन आई कैन राइट वर्क डन बाय A इन 1 day। एक दिन में कितना काम करेगा A, एक दिन में कितना काम करेगा, दैट इज इक्वल टू 1/n। क्यों 1/n? देखो कि A क्या कर रहा है, एक काम को पूरा n डेज में फिनिश कर सकता है, तो यहाँ पे फिनिश अ वर्क, तो वर्क को वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय नंबर 1। काम को तो अभी मैथमेटिकली लिख नहीं सकते ना, तो काम को हम नंबर 1 से समझने की कोशिश कर रहे कि एक काम को n डेज में खत्म कर सकता है। सो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/n। देखो सोच के देखो, किसको समझ में नहीं आया तो पूछो मेरे से, ठीक है, कि एक काम n डेज में हो रहा है, सो वर्क डन बाय A इन 1 day, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/n। ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर काम करने को उसको 3 दिन लग रहे, ठीक है, 1, 2 and 3 days, तो एक दिन में 1/3 काम किया होगा, दूसरे दिन में 1/3 काम किया होगा, तीसरे दिन में 1/3 काम किया होगा, दिस इज द वर्क डन। तो इसको ऐड करो तो दैट विल बी इक्वल टू 1। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग द वर्क बाय 1 और अकॉर्डिंग टू दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, वेरी नेसेसरी, नहीं तो फिर क्वेश्चन समझ में। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? हाँ देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मेरे पास एक काम है, दिस इज माय वर्क, जिसको मेरे को खत्म करना है, इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इस काम को पूरा करने के लिए मेरे को लगते हैं n डेज। कितने लग रहे हैं, दिस इज नंबर ऑफ डेज, n डेज लग रहे। अब मुझे पूछा है कि एक दिन में कितना काम हो जाएगा। सो नाउ आई वांट टू कैलकुलेट कि एक दिन में, दिस इज 1 डे में कितना काम हो जाएगा। तो तुम अभी सोचो इसको कि कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन होगा, जितने ज्यादा दिन उतना ज्यादा काम कर पाएंगे, और जितना कम दिन होगा उतना कम काम होगा, देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अगर मैंने काम बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बढ़ जाएंगे, अगर मैंने काम को कम कर दिया तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड विल बी रिड्यूस्ड। समझ में आ रहा है? तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो कि लेट्स से दिस क्वांटिटी इज y, so I can say that 1 into 1 is equals to y into n। so यहां से मुझे y कितना मिल रहा है, 1/n। अभी समझा गया? अभी समझा कि जो काम करना है और जो नंबर ऑफ डेज है उसमें डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। अब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर अभी ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज माय नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इसी का उल्टा है, इसी का रिवर्स वे बोलने की कोशिश करूंगा मैं। देखो कि सपोज दैट दी, फिर क्वेश्चन करेंगे ना तो देन आई विल यूज दिस तो यू विल अंडरस्टैंड। सपोज दैट दी वर्क डन बाय A in 1 day is 1/n। एक दिन में A ने 1/n अमाउंट ऑफ वर्क किया, देन कैन आई से टाइम टेकन बाय A टू फिनिश दिस वर्क, टू फिनिश दी होल वर्क, कितना होगा, इक्वल टू n डेज। टू फिनिश दी होल वर्क विल बी इक्वल टू n डेज। देखो ये समझ में आया कि अभी एग्जैक्टली ऊपर में जो लिखा था उसका उल्टा लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि अगर एक दिन में A 1/n अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है तो पूरा काम करने के लिए उसको n डेज लगेंगे, एज सिंपल एज दैट। ये वर्क है ना, और ये डेज। ठीक है, फिर से लिखा कि एक दिन में कितना काम किया उसने, 1/n। तो मान लेते हैं कि y डेज में पूरा काम हो जाएगा। सो वर्क को मैं, पूरे काम को मैं किसे रिप्रेजेंट करूंगा, द कंप्लीट वर्क विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1। दिस क्वांटिटी ओवर हियर लिख लेता हूं मैं, इज रिप्रेजेंटिंग होल वर्क।
कंप्लीट वर्क, ठीक है। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आई वुड गेट y इज इक्वल टू n एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट, इस दी क्लास रिकॉर्डिंग ना, हाँ चलो। तो नाउ इफ आई अंडरस्टैंड दिस, तो अभी देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट को फिर से पढ़ लो, ठीक है। यू रीड दीज 2 पॉइंट, अगर फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया तो सेकंड समझ में आएगा एंड डूइंग अ क्वेश्चन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी सीरीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क, धीरे धीरे करके डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। पहले इजी, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, फिर और डिफिकल्ट एंड फिर मोर डिफिकल्ट, ऐसा करते चलते हैं। देखो अभी समझना बहुत आसान हो जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन को करोगे। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में, टाइम एंड वर्क के। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ अ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम इन 7 days। अब तो देखो ऊपर वाली चीज को रिलेट करके बताता हूं। मैंने क्या बताया था ऊपर में, लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 1 कि A can finish a work in n days, then the work done by A in 1 day is 1 upon n। तो can I write सीधा कि A's 1 day work, हमेशा 1 day work निकालना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन जल्दी से समझ में आएगा। तो अगर एक मैन, ये मैन बोला है ना तो मैन लिख लेता हूं मैं यार, ये नहीं तो कहां से आ गया, मैन्स 1 day वर्क, पूरा काम 10 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1 upon 10। सही बात ना, 1/10। पॉइंट नंबर 1 फिर से रिलेट करो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे फ्रॉम 1। ये जिसको समझ में नहीं आएगा तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में वो फॉर्मूला याद करते बैठोगे तो फॉर्मूले से तो तुम कर पाओगे, बट आई वोंट सजेस्ट कि फॉर्मूले से करें, हम समझ के करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो अगर एक आदमी पूरा काम 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में 1/10 वर्क कंप्लीट कर लेगा, 1/10 ऑफ द वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम इन 7 days, तो बस खत्म हो गया। सो मैन्स 7 day वर्क, एक दिन का काम मेरे को पता है तो 7 day का वर्क कितना हो जाएगा, 7/10। एक दिन में 1/10 वर्क कर सकता है तो 7 दिन में 7/10 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। दिस इज 1/10 पार्ट ऑफ वर्क, ऐसा लिख लो इसको, तो फिर समझने में इजी लगेगा। दिस वॉज वेरी इजी, ये डायरेक्ट था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ म्यूट 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 करो, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करे जाए, म्यूट करे जाए, म्यूट करे जाए। देखो नाउ अ लिटिल बिट डिफरेंट, टाइप सेम है, सेम चीज को अप्लाई करना है, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है, राम अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, मतलब एक काम राम अकेला 5 दिन में कर सकता है। श्याम अलोन कैन डू इट इन 7 days, श्याम अकेला 7 दिन में कर सकता है। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर राम एंड श्याम टू फिनिश द वर्क व्हेन दे वर्क टुगेदर। तो अगर राम और श्याम एक साथ काम करेंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे खत्म करने को। बहुत बढ़िया। देखो तो एज यूजुअल सबसे पहले 1 day वर्क निकाल लेना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 1 day वर्क निकाल लेते। तो मैंने लिखा राम्स 1 day वर्क, राम्स 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि पूरा काम 5 दिन में हो रहा है तो एक दिन में 1/5 पार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा, 1/5 पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है। तुम सुनते रहो भी, अगर ये क्वेश्चन समझ में आएंगे ना तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसी तरह से मैंने लिखा शाम्स, कुछ भी मत लिखो, शाम्स 1 day वर्क, शाम का एक दिन का काम, ये आ जाएगा 1/7 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। तो ये दोनों ने जब अलग अलग काम किया तो उनकी बात हो रही थी। अब उसने क्या बोला कि ये दोनों को साथ में काम करवाना है, कोई बात नहीं। तो राम एंड श्याम 1 day वर्क,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को साथ में काम करवा रहा हूँ। तो अगर दोनों को साथ में काम करवा रहा हूँ तो राम का एक दिन का काम और श्याम का एक दिन का काम एड अप हो जाएगा। तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1/5 प्लस 1/7। समझ में आ रहा है, 1/5 प्लस 1/7। देखो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? किसी को प्रॉब्लम होगी तो बताओ, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सो दिस इज देयर व्हेन दे वर्क टुगेदर। अगर वो साथ में काम कर रहे हैं तो लिखा हुआ है व्हेन दे वर्क टुगेदर। राम एंड श्याम साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में होगा? ठीक है, चलेगा। अब अगर ये प्रॉब्लम नहीं है अपने को तो दिस इज हाउ मच, इसको सिंप्लीफाई करो। दिस इज 35 एलसीएम एंड 7 + 5 इज 12, 12/35। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, दिस इज 12/35 पार्ट ऑफ वर्क। ऐसा लिखते जा रहा हूं मैं पार्ट ऑफ वर्क अभी के लिए, ताकि तुम समझ में आए। यहां से मेरे को यह समझ में आया कि राम और श्याम जब साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 12/35 पार्ट ऑफ द वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। अब तुम जाओ पॉइंट नंबर 2 पे, पॉइंट नंबर 2 पे जाओ। लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 2, व्हाट आई हैड रिटन। देखो क्या लिखा था कि सपोज दैट वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज 1/n। तो पूरा काम n डेज में हो जाएगा। एक काम को ए एक दिन में 1/nth अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, एक दिन का काम 1/n है, तो पूरा काम करने के लिए n डेज लगेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग दैट, देखो इसको अभी, इसको इस तरह से लिख लिया मैंने 1/35/12। तो एक दिन में राम और श्याम 1/35/12 अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। सो आई कैन से दैट देयरफॉर दे कैन complete the work in 35/12 days, 35/12 days। देखो समझ में आएगा। दिस आई हैव रिटन फ्रॉम पॉइंट नंबर 2, फ्रॉम 2। ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आता वो सीधा फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला आइडिया यूज कर सकते कि भाई ये काम है और ये डेज है। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा ये निकालना है। मुझे पता है कि एक दिन में कितना था, 12/35। एक दिन में 12/35 वर्क हो रहा है। मुझे पूरा काम मतलब A1 को रिप्रेजेंट किया, ये कितने दिन में हो रहा है, मान लेते n डेज में। तो क्या वेरिएशन होगा, डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन? देख लो, डायरेक्ट वेरिएशन होगा। और ये वर्क जो है ये साथ में काम करने का वर्क लिखा हुआ है। हाँ, हाउ डिड 12/35 कम? अरे यार, फ्रैक्शन को ऐड नहीं करना था क्या तेरे को? 1/5 और 1/7, तो अच्छा ऐसा लिखना पड़ेगा क्या मेरे को? चलो एक स्टेप और ऐड कर देते फिर। गॉन, आई थॉट कि समझ जाओगे। 7 और 5 का एलसीएम बता तू। 7 और 5 का एलसीएम रे 35. 35। यस, 35 आ गया। तो यहाँ पे 35 लाने के लिए 5 को किससे, 7 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो 7 आ गया न्यूमरेटर में। 7 को 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5। सो दिस इज हाउ 12/35 इज कमिंग, एंड देन आई एम राइटिंग दिस एज 1/35/12 फॉर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है। अच्छा, तुम इसी को याद भी कर सकते हो फॉर्मूला से, इफ यू वांट द फॉर्मूला। चलो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, देखो देखो फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे अभी देखो बताता हूँ। इफ ए कैन, इफ ए अलोन, ऐसा लिखो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन लेट्स से x days, ठीक है, मैं x लिख रहा हूँ, x days, एंड b alone can complete the work in y days, in y days, ठीक है। then a and b together, a and b together can complete
can complete the work in 1 upon x plus 1/y days, 1/x plus y days। तो इसको इस तरह से लिख लिया मैंने, कैन कंप्लीट इन x into y upon x plus y days। x into y फॉर्मूला चाहते हो तो दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन रिमेंबर। देखो इसको तुम ऊपर से कंपेयर करो, हमारे लिए ए कौन था, ए हमारे लिए राम था, बी हमारे लिए श्याम था। तो राम और श्याम को साथ में काम करवा दे, तो हमारे लिए x की वैल्यू कितनी थी फॉर द अबव एग्जांपल, अबव क्वेश्चन, ठीक है। अबव क्वेश्चन में व्हाट वी हैड इज x इज इक्वल टू कितना था 5 और 7, x इज इक्वल टू 5 आई कैन से, एंड y इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो अगर साथ में काम करवाया, ठीक है, तो साथ में काम करवाने के लिए इतने डेज लग रहे हैं x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सो आंसर इन द अबव क्वेश्चन, साथ में काम कर रहे हैं तो x इंटू वाई दैट इज 5 इंटू 7 अपॉन 5 प्लस 7। तो समझ में आ रहा है डायरेक्टली भी। आई हैव गिवन यू दी कंप्लीट आंसर ऑल्सो, जिस तरह से तुमको सोचना चाहिए दैट इज ओवर हियर, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन किसको नहीं समझ में आया, आई थिंक आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो यू कैन लेट मी नो। चलो अंडरस्टूड। तो अभी इसमें वेरिएशन लाते थोड़ा, अभी क्वेश्चन में वेरिएशन लाते थोड़ा, है ना, सेम क्वेश्चन तो बार बार नहीं करेंगे। नाउ देयर इज अ वेरिएशन इन द क्वेश्चन। देखो क्या वेरिएशन आया, देखो अब क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है ना, मैंने बोला कि धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, तो अभी थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, A and B can do a piece of work in 10 days। A and B बोला है, तो जब साथ में कर रहे, हाँ वो आएंगे ना बेटा, 3 पीपल पे भी आएंगे अपन, मैं बोला ना धीरे धीरे करते ना, अभी दो पे तो काम कर ले, पहले 2 में जितना वेरिएशन हो सकता है उतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तीसरे पे आएंगे अपन, फिर तीनों को ला लेंगे। तुम बोलोगे 4, तुम बोलोगे 10 लाओ, 10 भी लेके आता हूँ। देखो A and B can do a piece of work in 10 days। B alone can do it in 5 days। In how many days A alone can complete the same work। तो अभी देखो ऊपर के क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा को इधर उधर कर दिया। ऊपर में क्वेश्चन में क्या दिया था, A का एक कितने दिन में खत्म कर सकता है, B कितने दिन में खत्म कर सकता है अकेले, और फिर बोला कि साथ में काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे A और B का साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, और बी अकेले को कितने लगेंगे, तो ए का अकेले का निकालना है काम। तो वेरी इजी, जो डेटा गिवन रहता है ना उससे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। सो अगेन आई वोंट यूज द फॉर्मूला, आप यूज करो, आई विल डू बाय अंडरस्टैंडिंग। आई विल फर्स्ट राइट दैट ए प्लस बीज 1 डे वर्क। ए प्लस बी बोलने का मतलब ए और बी, ए एंड बी का साथ में काम करने का 1 डे वर्क कितना होगा, 1/10। देन B's 1 day work, B's 1 day work that is equal to 1/15, ठीक है। अब मुझे पता है कि A plus B's 1 day work should be equal to A's 1 day work plus A's 1 day work plus B's 1 day work, है ना, दोनों का एक दिन के काम के बराबर होना चाहिए। अब एज 1 डे वर्क इज 1/10 इज इक्वल टू एज 1 डे वर्क मुझे पता नहीं, उसको मान लेते हैं 1 लेट्स से n, ठीक है। देन बीज 1 डे वर्क इज हाउ मच, 1/15, है ना, ठीक है। तो यहां से अगर मैंने ये 1/n माना है ना, तो 1/n मानने से अच्छा इसको कुछ x मान लेते हैं। वो 1/n मानने से फिर वो n ही मुझे निकालना है एक्चुअली, तो वो समझने में तुम्हें दिक्कत हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको x लिख दिया। तो x कितना आ जाएगा, 1/10 माइनस 1/15। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। x कितना आया, 15 और 10 का एलसीएम, अरे 15 और 10 का एलसीएम
30 डेज, ठीक है। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 15 को 2 से, तो 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/30। तो अभी ए का एक दिन का वर्क कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/30। सो देयरफॉर एज 1 डे वर्क is equal to 1/30। Now go to point number 3। मैंने क्या बताया कि अगर A का 1 day work is 1/n, then he can complete the entire work in n days। So therefore A can complete, A alone can complete work in 30 days from point number 2। ठीक है। और देखो वो बार बार जो मैंने पॉइंट नंबर 2 में भी समझाया था ना, देखो ये बार बार करने की जरूरत नहीं है ना मुझे, दिस आई डोंट वांट टू डू अगेन एंड अगेन ये कैलकुलेशन कि ये n कैसे आ गया, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखवा दिया। ये भी मुझे बार बार करना नहीं है, तो तुम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्वेश्चन में, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली राइट इट। हाँ, अच्छे से पढ़ना आज है क्लास होने के बाद, यू रीड दिस वेरी नाइसली, तो फिर जल्दी समझ में आएगा। अब फिर से क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर देते अपन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ए अकेले 15 दिन में काम 15 दिन में काम खत्म कर सकता है, बी अकेले 10 दिन में। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। बट आफ्टर 2 डेज बी हैड टू लीव, 2 दिन के बाद बी भाग गया, और ए अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। सो इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो बचा काम तो जो था वो ए ने कितने दिन में खत्म किया। वेरी गुड, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो अभी कोई आंसर मत बताना, तुमको अगर आता है तो यू कैन कैलकुलेट एंड कीप द आंसर विथ यू, और जिनको नहीं आता वो सिर्फ मेरे बोलने पे ध्यान देंगे एंड विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखो क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए और बी अकेले 15 दिन और 10 दिन में काम खत्म कर सकते, तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दैट एज 1 डे वर्क। ये तो कोई इजीली लिख सकता है, एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा भाई, 1/15। फिर मैंने लिखा बीज 1 डे वर्क, बीज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/10, है ना। इस तरह से लिखते जाओगे ना तो क्वेश्चन अच्छे से समझेगा। देखो अभी फिर उसने क्या लिखा है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी हैड टू लीव। तो अभी इसको देखो, अगर उन्होंने दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया तो अपन क्या निकाल देते हैं, ए प्लस बी या ए एंड बीज 1 डे वर्क। तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, अगर दोनों साथ में काम कर रहे होंगे, 1/15 प्लस 1/10। ठीक है, तो ये क्या लिख रहा हूं मैं, वर्किंग टुगेदर। जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए लिख लिया मैंने। ठीक है, तो ए और बी का 1 डेज वर्क कितना हो गया, इसकी एलसीएम ले लो, तो दिस इज 30, दिस इज 3 प्लस 2, सो कितना आ गया 5/, अरे 2 कहां से आ गया, ये मतलब उल्टा लिख दिया मैंने, दिस शुड बी 2 एंड दिस शुड बी 3। तो दिस इज 5/30 विच इज इक्वल टू 1/6। तो ये 1/6 क्या है, 1/6 इज कि ए और बी साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 1/6 अमाउंट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, लेकिन उन्होंने कितने दिन तक काम किया साथ में, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक, 2 दिन तक काम किया ना, तो इसका मतलब मैंने 1 डे वर्क तो निकाल लिया। तो अगर उन्होंने 2 दिन साथ में काम किया है तो ए एंड बीज 2 डे वर्क निकाल लेते हैं। 2 दिन का काम कितना होगा, 2 दिन का काम हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 1/6। अरे यार अगर एक दिन में 1/6 कर सकते तो 2 दिन में 2/6 अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे, कॉमन सेंस। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज
1/3 1/3। तो इसका मतलब जब वो साथ में काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, 1/3 ऑफ द वर्क खत्म कर दिया। सो नाउ कैन आई कैलकुलेट रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, अब देख ले कि भाई काम बचा कितना है। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू, मैंने फिर से बोला पूरा काम एक से रिप्रेजेंट करेंगे, सो रिमेनिंग वर्क विल बी 1 माइनस 1/3, क्योंकि ए और बी ने 2 दिन में काम, 2 दिन साथ में काम करके कितना अमाउंट ऑफ वर्क खत्म किया, 1/3 अमाउंट ऑफ वर्क खत्म किया। तो इसका मतलब जो काम बचा है दैट इज 1 माइनस 1/3 एंड दैट इज इक्वल टू 2/3। अब ये जो रिमेनिंग काम है किसको खत्म करना है, दिस रिमेनिंग वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन, ए को खत्म करना है। तो अगर ए को खत्म करना है तो एज 1 डे वर्क पता है मुझे, तो लिख लो। अब कैसे लिखोगे बताओ, आई थिंक नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि कैसे आंसर आएगा। ठीक है, देखो हमें पता है एज 1 डेज वर्क, एज 1 डे वर्क मैंने ऊपर ही लिखा था, फिर से लिख लिया, 1 डे वर्क दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/15। तो ये 1/15 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेज लिख लेते हैं एंड यहाँ पे वर्क। ठीक है, तो 1/15 amount of work he can complete in 1 day, but how much work he has to complete, he has to complete 2/3 of the work. So 2/3 of the work can, in how many days can he complete, let's say n days। तो n की वैल्यू मुझे पता करनी है, और यहाँ पे वेरिएशन किस तरह का होगा, जितने ज्यादा दिन उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसा समझ सकता हूँ ना मैं इसको। सो यहाँ से n निकाल सकते हो तुम अभी, n कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। So this should be cross multiplied. So n into 1/15 is equal to 1 into 2/3. So n will be equal to 2/3 upon 1/15. So this is n equal to 2/3 into 15. 3 1 जा 3 5 जा. So n is equal to 10 days. So जो बचा काम है that A can complete in 10 days. है ना, देर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन ओवर हियर। वो मैंने जब क्वेश्चन करने से पहले जब पॉइंट नंबर 1 एंड 2 लिखाया था तभी एक्सप्लेन कर दिया। इफ आई इंक्रीज द वर्क द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड वुड इंक्रीज, इफ आई डिक्रीज द वर्क द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड वुड डिक्रीज। प्लीज अंडरस्टैंड। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस? टोटल 12 डेज, टोटल 12 डेज किसके लिए बोल रहा है, पता नहीं व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। हाँ, टोटल ए ने कितने दिन काम किया, सो यस टोटल ए हैज वर्कड फॉर 12 डेज। 2 दिन तो ए बी के साथ काम किया और फिर बाद में अकेले ने काम किया। ठीक है, सो दिस इज माय आंसर। तो अगर जिस तरह से मैंने समझाया क्वेश्चन को उस तरह से करोगे तो इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो अभी किसी ने 3 लोग बोले थे, चलो इसको 3 लोग भी दिखा देते। फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर्मूला फॉर दिस, नो देयर इज नो फॉर्मूला। फॉर्मूला जो बताना था मैंने ऊपर बता दिया ना। फॉर दैट क्वेश्चन यू कैन यूज द फॉर्मूला, फॉर दिस देयर इज नो फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करने से क्या समझ में आएगा तुमको, देयर इज नो फॉर्मूला। आई डोंट रिकमेंड एनी फॉर्मूला, आई रिकमेंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वो फॉर्मूला भी मैंने लिखा दिया बट आई माई सेल्फ डोंट यूज इट। ठीक है, बट इफ यू वांट यू कैन यूज दैट, बट वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही वैलिड था, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ही कुछ चेंज हो चुका है। क्वेश्चन चेंज क्या हुआ, मतलब पहले कुछ साथ में काम किया, फिर एक जन भाग गया तो फिर दूसरा आ गया, तो उससे अच्छा तो तुम क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के करो। अब ये 3 वाले में दिमाग लगाओ। 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आप समझ जाओगे 3 लोग साथ में काम कर रहे तो देखो फटाफट लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज, सी एंड ए इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए बी सी फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। ठीक है, लिखो फटाफट। देखो
A and B can do a piece of work in 30 days. तो A plus B साथ में काम कर रहे हैं ना, 1 day work कितना आ गया 1/30. आई एम राइटिंग इट फास्ट नाउ. फिर B plus C is 1 day work. B plus C is 1 day work. That will be equal to 1/24. फिर C plus A is 1 day work. क्वेश्चन को देख के आई एम राइटिंग द डेटा. दैट इज इक्वल टू 1/20. ठीक है, तीनों को ऐड करो. सो आई कैन से दैट अगर मैंने तीनों को ऐड किया तो देखो क्या मिलेगा. तीनों को ऐड करने पे A और A दो बार ऐड आ जाएगा. तो 2 times of A plus B plus C's 1 day work. 2 times क्यों आया ध्यान देखना. Why it is 2 times that you should understand. क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1 2 and 3. ठीक है, so this is 1 plus 2 plus 3. so on the left hand side A plus B, B plus C, C plus A, तो सारे दो दो बार लिखे हुए तो इसलिए 2 times आ गया. This is equals to 1/30 plus 1/24 plus 1/20. अब देखो इसकी एलसीएम लो. so A plus B plus C's 1 day work is equal to 1/2. ये 2 इधर मैंने लाया. दिस इज 24, 20 और 30 का एलसीएम आई थिंक अरे कितना आएगा 120. 120 120 है, 120 आ जाना चाहिए. ठीक है, सो 120 आ गया. तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6. तो A plus B plus C is 1 day work is 5 और 4 9 और 6 15. 15/120. This is 1/8 and 1/2 into 1 is 1/16. तो इसका मतलब A plus B plus C is 1 day work कितना आ गया 1 day work is equals to 1/16. तो कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे अब तो बता ही सकते हो पॉइंट नंबर 2 से 16 days. Therefore A plus B plus C एक दिन में 1/16 काम कर सकते हैं तो पूरा काम 16 दिन में हो जाएगा. A plus B plus C can complete work in 16 days. 16 days. ठीक है, अब आगे क्या निकालना है. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का जो मैंने निकाल दिया. How many days A, B, C finish it working together? In how many days will each one of them finish working alone? कोई बात नहीं, this also you can calculate. देखो इसको तुम मानो इक्वेशन 4. ठीक है, तो अब अगर तुम 4 में से इक्वेशन 4 में से देखो तुम 4 में से अगर 3 को घटा दोगे, 3 को नहीं 1 को घटा दोगे तो देखो 4 में क्या लिखा हुआ है A plus B plus C का एक दिन का काम और 1 में क्या लिखा हुआ है A plus B का 1 दिन का काम. तो A plus B plus C में से A plus B माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा C's 1 day work. C's 1 day work is equal to 1/16 माइनस इक्वेशन 1 में क्या था 1/30. सो माइनस 1/30. तो इसका एलसीएम कितना आएगा. कैलकुलेट द एलसीएम. 16 and 30 का एलसीएम 240. 240 यस 240. तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से और 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से. सो 15 minus 8 is 7/240. कैलकुलेशन यू कैन डू, मतलब वो तो तुम इतना कर सकते हो. सो दिस कैन बी रिटन एज 1/240/7. इसको इस तरह से लिख लेना चाहिए, तब जाके मुझे पता चलेगा. देयरफॉर C कैन कंप्लीट, C alone can complete work in 240/7 days. This is the answer. ठीक है, 240/7 days. ठीक है, just wait for 1 minute. मैं आ गया, 1 मिनट में आया. हाँ यस ठीक है. सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस. चलो नाउ
नेक्स्ट क्लास में भी विल कंटिन्यू विद दिस। नेक्स्ट क्लास में पाइप एंड सिस्टम के भी क्वेश्चन करेंगे और इसमें जो तुम्हें डाउट होंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइम वर्क एंड पाइप सिस्टम के क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के यू कैन डू इट। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई वी डिड 4-1। देखो बेटा मैं बताता हूँ फिर से। देखो इक्वेशन 4 में क्या लिखा था, a प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क, ये लिखा था। और इक्वेशन 1 में क्या लिखा था, a प्लस बी का वन डे वर्क। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी के और a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचेगा सिर्फ c ना, c का वन डे वर्क। सो 4-1 विल इम्प्लाइज c's वन डे वर्क। मैंने c's वन डे वर्क क्यों निकाला, इसीलिए निकाला क्योंकि मुझे ये निकालना है ना कि c अकेले कितने दिन में खत्म कर सकता है काम। तो उसी तरह से अगर तुम 4-2 करोगे तो तुम्हें a का वन डे वर्क मिलेगा, और अगर तुम 4-3 करोगे तो तुम्हें b का मिल जाएगा। तो वो निकालना पड़ेगा तुम्हें जो मैंने नहीं निकाला। हाँ ठीक है। सो आई थिंक अभी मैं आई विल स्टॉप ओवर हियर। तो इसको नेक्स्ट क्लास में जब आओगे इसको अच्छे से पढ़ के आना, तो आगे का समझ में आएगा। और जो भी डाउट्स होंगे वो मेरे से अगले क्लास में डिस्कस करना। और तुम बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बुक से कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, टाइम एंड वर्क वाले, पाइप वाले क्वेश्चन मत करना। और जो बाकी डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन वाले हो सकते हो वो भी कर सकते हो। बी और ए का भी निकालना है तो वो मैंने बताया, यहाँ से बी आ जाएगा और यहाँ से ए आ जाएगा और यहाँ से बी आ जाएगा, वो तुम कर लोगे खुद, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अच्छे से पढ़ के आना इसको।